So greets to the students. Today we will learn about the topic fertilization and implantation. फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा जो हमारे पास यूट्रस का डायग्राम हमारे सामने है, डे वाइज इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है कि किस तरह से जायगोट किस डे इम्प्लांट होता है, उस चीज़ को हम साथ साथ समझते हुए चलेंगे और साथ में अपने जो हमने पहले oogenesis के अंदर एग की फॉर्मेशन को देखा है। हालांकि एग नहीं बनता, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि एग की फॉर्मेशन को हमने देखा है, हम उसकी भी स्टेजेस को स्टडी करेंगे। अब यहाँ आपके सामने जो आपको ओवरी नज़र आ रही है, ये ओवरी जो नज़र आ रही है, इस ओवरी में क्या देखते हो बेटा? आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्राइमरी जो oocyte की स्टेज है, हम कहें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल दिखाया गया है। जो ग्राफियन फॉलिकल है वो हम कह सकते हैं कि टर्शरी फॉलिकल या फिर हम कहें ग्राफियन फॉलिकल, और इसी के अंदर जो बना हुआ है दैट इज द सेकेंडरी oocyte विद वन पोलर बॉडी। ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte है पोलर बॉडी के साथ प्रेजेंट है, और जब ग्राफियन फॉलिकल को ये छोड़ देता है, ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। इज दैट क्लियर? और ये कॉर्पस ल्यूटियम ही रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन। आफ्टर दैट अब अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन क्या है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये हमें पहले ही पता है, फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स। लेकिन यहाँ जर्म सेल्स ना कहकर आपकी जो एनसीईआरटी बुक है हम उसमें क्या पढ़ते हैं कि फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। प्रोन्यूक्लियाई इसलिए कहा गया, प्रो मीन्स आप मानकर चलो कि सबसे पहले, ठीक है, कि न्यूक्लियस ही फ्यूज करेगा, दैट्स इट, सिर्फ न्यूक्लियस ही फ्यूज करेगा। स्पर्म का स्ट्रक्चर आपने कर लिया हो अगर अच्छे से, तो स्पर्म में आप क्या देखते हो कि एक्रोसोम स्ट्रक्चर है, और ऊपर टिप के ऊपर ही, टिप से थोड़ा नीचे ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के थोड़ा नीचे प्रेजेंट है सेंट्रियोल्स। ठीक है, फीमेल एग में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, मेल स्पर्म में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जो आगे आने वाले टाइम में डिविजन्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, देन अब देखो जो ओवरी है, ओवरी में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ बनी होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी होती हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिम्ब्रिये कहलाती हैं। ठीक है, जिनका काम है, ओवरी जैसे ही एग को रिलीज करती है, ये एग को अपने पास पकड़ लेती हैं। बार बार वही बात ध्यान आती है कि एग कहो आप इसे, या फिर आप सेकेंडरी oocyte इसे कह सकते हो। ठीक है, एग बनता कब है? एग जब स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग, तो तभी बनेगा। जैसे ही फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचता है एग, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, तो हमारे पास एक ब्लजिंग सा पार्ट होता है, थोड़ा ब्रॉड पार्ट होता है, जिसको हम एम्पुलरी रीजन बोलते हैं, एम्पुलरी रीजन बोलते हैं। अब जो 200 से 300 मिलियन लगभग स्पर्म्स वेजाइना के अंदर आते हैं, एक बार का जो इंसेमिनेशन होता है मेल का, उसमें लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। फीमेल का जो वेजाइना है, फीमेल वेजाइना जो है इतना एसिडिक नेचर का होता है कि ऑलमोस्ट स्पर्म डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। कुछ रीच करने से पहले ही मर जाते हैं, कुछ वेजाइना के अंदर मर जाते हैं। कोई ही एक ऐसा स्पर्म, कोई ही एक ऐसा जैसे हम कहेंगे कैपेसिटेशन होती है स्पर्म की, किसी भी एक स्पर्म की ऐसी कैपेसिटेशन होती है, या 2-4 स्पर्म की ऐसी कैपेसिटेशन होती है जो एग तक रीच कर पाता है। और स्पर्म को कहाँ पहुँचना है? एम्पुलरी रीजन में पहुँचना है। एम्पुलरी रीजन कौन सा? दिस रीजन। इस रीजन में स्पर्म को पहुँचना है। जब स्पर्म और एग की मीटिंग सेम टाइम पर मिलती है, तब जाकर जो एक स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज कर पाता है। अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस थ्योरी। अब जो टर्म्स हैं वो देखेंगे बेटा। ड्यूरिंग कोइटस, व्हाट इज कोइटस? कोइटस होता है मेल सीमन का वेजाइना के अंदर एंटर होना। कॉपुलेशन, जिसे हम कहते हैं संभोग करना हिंदी में। ठीक है, तो मेल जो सीमन होता है जब वेजाइना के अंदर एंटर करता है, उसे हम कोइटस बोलते हैं। एंड द टर्म मोटाइल स्पर्म्स मूव करते हैं, वेजाइना में मूवमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? किसकी हेल्प से करते हैं? उनके पास एक टेल प्रेजेंट होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो उन्हें एनर्जी देता रहता है, स्विम करते हैं। लेकिन अब देखो एग, यहाँ पर बात, एक और बात ध्यान आ जाती है कि जब स्पर्म तो मोटाइल है, लेकिन हम कह रहे हैं एग इज नॉन मोटाइल इन नेचर, तो एग कैसे ओवरी से एम्पुलरी स्थिमस रीजन तक पहुँचता है? आप लोगों ने 9th में टिश्यू चैप्टर पढ़ा है, 9th में आप लोगों ने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है। टिश्यू चैप्टर में आप लोगों ने एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है। वहीं पर आपने पढ़ा है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो टिश्यू है बेटे, ग्लैंडुलर एपिथेलियल का तो काम नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर काम करता है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियल यहाँ काम करता है। और सिलिएटेड एपिथेलियल क्या काम करता है? वो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होती है। द स्ट्रक्चर इज लाइक अ सीलिया, लाइक दिस, सीलियरी मूवमेंट।
तो जो ओवरी ओवम को रिलीज करती है, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करती है इन द फैलोपियन ट्यूब, तो ये सीलिया है, ये सीलिया मूवमेंट करते रहते हैं लाइक दिस, इस तरह से मूवमेंट करते रहते हैं, और एग जो है सेकेंडरी oocyte आगे पास आउट होता रहता है, उसकी मूवमेंट चलती रहती है, उसे एम्प्लोरी रीजन तक पहुंचता है वो मूवमेंट की हेल्प से, ठीक है। और यही रीजन है जहां पर एम्प्लोरी, इसको हम कौन सा रीजन बोलते हैं, एम्प्लोरी इस्थेमिक रीजन और जंक्शन, ये वो मीटिंग प्लेस है जहां पर एक स्पर्म कैपेसिटेशन की हेल्प से, कैपेसिटेशन का मतलब वो स्पर्म जो मोस्ट एक्टिव है, वो स्पर्म जिसने रीच किया है एग तक, वो रीजन एम्प्लोरी इस्थेमिक रीजन है। देन उसके बाद क्या आता है, अब फंक्शन है स्पर्म, स्पर्म क्या कर रहा है, टेल ने हेल्प की, रीच कर गया, ओवम तक रीच कर जाता है, लेकिन उसके बाद किसका काम आ जाता है, एक्रोसोमल टिप का। स्पर्म की अगर स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखाऊं लाइक दिस, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, यहां जो टिप है बेटे, इस टिप को हम बोलते हैं एक्रोसोम, बड़ी काम की है ये एक्रोसोमल जो टिप होती है, इसके पास लाइजिन नाम के एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलेनेज नाम के एंजाइम्स हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, एग की आउटर वॉल्स कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करती हैं, जोना पेलुसिडा को, नॉन सेलुलर जो नेचर वाइज है उसको पेनिट्रेट करते हैं, ये तोड़ने का काम करते हैं। जो जोना पेलुसिडा है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी हुई लेयर है, उसको तोड़ने का काम एक्रोसोम करता है, डिसॉल्व कर देता है एग के एनवेलप को। एक और बात आएगी इसमें कि जो एक्रोसोम है, जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है बनी हुई बेटे, स्पर्म का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इस तरह से, स्पर्म के ऊपर भी एक पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो मेम्ब्रेन स्पर्म को डीजनरेट होने से बचाती है, लेकिन जब स्पर्म रीच कर जाता है वेजाइना के अंदर, स्पर्म जब वेजाइना में रीच कर जाता है तो ये इस मेम्ब्रेन का काम खत्म करना पड़ता है, वेजाइना को आउटर मेम्ब्रेन का काम खत्म करना पड़ता है, सो दैट कि स्पर्म कैन पेनिट्रेट इनटू द ओवम वेरी इजीली। मतलब सभी जैसे कहते हैं ना कि जब कोई काम होता है तो एक डायलॉग आपने सुना है, ठीक है, कि जब कोई किसी चीज़ को किसी शिद्दत से चाहो तो सारे ये जो है ना कायनात से मिलाने में लग जाती है, एक स्पर्म है रीच करेगा, उसकी देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ये है भी एक्रोसोम की टिप बनी हुई है इसके ऊपर, लेकिन फ़ायदा क्या है एक्रोसोम का, कि वो लाइजिन नाम का केमिकल सिक्रेट करेगा, एंजाइम सिक्रेट करेगा, तो एग की आउटर लेयर है वो टूटेगी, लेकिन उससे भी पहले एक मेम्ब्रेन है स्पर्म के ऊपर, उससे भी पहले एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम खुद वेजाइना कर रहा है, उस मेम्ब्रेन को घिसने का काम करता है, उस मेम्ब्रेन को हटा देता है ताकि एक्रोसोम इजीली रिलीज हो सके। मतलब सब चीज़ें नेचर पूरी तरह से इसको एक्टिवेट करती है, अंडरस्टैंड। तो मूवमेंट होने के बाद जो स्पर्म है वो रीच कर जाता है टुवर्ड्स द एग। आगे थ्योरी में देखिए, इसमें बताया गया कि स्पर्म के पास क्या क्या प्रेजेंट है, स्पर्म के पास क्या क्या प्रेजेंट, स्पर्म लाइजिन्स क्या क्या कंटेन करता है, आपने यही बात याद रखनी है कि क्या कंटेन करता है वो, एंजाइम hyaluronidase which dissolve the hyaluronic acid polymer in the intracellular spaces which hold the granulosa cells। granulosa cells के बीच में जो स्पेसेस बचा है उसमें एक हाइलोनिक नाम का एसिड भरा पड़ा है, उसको तोड़ने का काम हाइलोरोनाइडेज नाम का एंजाइम करता है। देन कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, अभी देखिए कोरोना नाम हमें लगता है नया है, ठीक है, पहले ही फीमेल एग के पास भी प्रेजेंट है नाम इस तरह का, ये वायरस नहीं है, ये लेयर का नाम है, ठीक है। देन कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम डिसॉल्व द कोरोना एंड एक्रोजिन विच डिसॉल्व जोना पेलुसिडा। अब ये एक्रोजिन क्या आ गया, एक्रोजिन, ये सब जो बातें आ रही है ना, ये सब उस एंजाइम से सिक्रीशन है, एक्रोसोम जो रिलीज करता है एक्रोजिन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम नाम दे दिए बस, एक्रोजिन जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करेगा, ठीक है, एक्रोजिन नाम का जो केमिकल है वो जोना पेलुसिडा को करेगा, अंडरस्टैंड। देन स्पर्म जब एम्प्लोरी रीजन तक पहुंच जाता है, एग के पास पहुंच जाता है, एंट्री करता है, तो उस टाइम पर स्टार्ट हो जाती है कोर्टिकल रिएक्शंस, उस टाइम पे स्टार्ट हो जाती हैं कोर्टिकल रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में आपको क्या समझना है, जो कोर्टिकल रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस क्या चेक करती हैं कि कितने स्पर्म एंटर हुए हैं,
ठीक है, कितने स्पर्म तो एंटर होते ही नहीं है, सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर करेगा। मतलब ये बात भी चेकिंग करने का काम कौन कर रहा है? जैसे ही स्पर्म की एंट्री जोना पैलिस कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने के बाद जैसे ही वो जोना पैलिसिडा को टच करता है, साथ ही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं फीमेल एग के पास, कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स उसकी मेम्ब्रेन के साइड में एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद जो जोना पेलुसिडा है उसको सीमेंटिंग प्रोवाइड कर देते हैं, मैसेज कन्वे कर देते हैं कि आप पूरी तरह से सीमेंटिंग का काम करो, जो टाइट हो जाओ, ताकि अनदर स्पर्म कैन नॉट बी एंटर, ताकि दूसरा कोई स्पर्म एंटर ना कर सके। और जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है, स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट जो मेम्ब्रेन है वो हट जाती है, और जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस फीमेल एग के न्यूक्लियस के साथ मीट करता है, साथ ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जोना पेलुसिडा की साइड्स ब्लॉक हो जाती हैं। इस साइड्स को ब्लॉक होना ही कॉर्टिकल रिएक्शंस हम उसे कहते हैं। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से आप इसे सुन लीजिए वीडियो को, उसके बाद हम लाइव क्लास में इसके डाउट्स को लेंगे। ओके बेटा।